हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम आपका ईडब्ल्यूडी सेकंड का मॉक टेस्ट 1 लेकर आए हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हमने ईडब्ल्यूडी सेकंड चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ समाप्त कर दिया है। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, तो हमारे मन में आया कि मॉक टेस्ट आप लोगों का कराएं। सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर से क्वेश्चन ले और 50 क्वेश्चन बनाएं। उसके लिए 90 मिनट का टाइम रखे हैं। तो ये जो आपको 50 क्वेश्चन और 90 मिनट का टाइम है, ये आपको क्विज में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन हमने बहुत मेहनत से बनाया है और कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। आप लोग इसका ध्यान से आंसर दीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें जितने भी एमसीक्यू होंगे हम उसका एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे, ताकि आपको रटने के बजाय समझ में भी आए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एमसीबी काम करती है। क्वेश्चन है आपका एमसीबी मतलब किस ऑपरेशन पर काम करती है या किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, पहला ऑप्शन है कि थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन पर काम करता है, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है, या फिर इन दोनों का मतलब कि इन दोनों के अरेंजमेंट पर काम करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एमसीबी जो है किस सिद्धांत पर या किस ऑपरेशन पर काम करता है। 4 ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं। आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, नहीं तो फिर इसका आंसर हम बताते हैं आपको। देखिए, जो एमसीबी होता है वो थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन पर काम करता है। इसमें पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि एमसीबी जो होता है वो थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन पर काम करता है। देखिए, एमसीबी का आपको पूरा नाम पता होगा कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एमसीबी करता क्या है, किसी भी उपकरण को जलने से रोकता है, मतलब कि हमारे परिपथ को सुरक्षित रखने में काम करता है ये। और एमसीबी जो होता है वितरण बोर्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होता है उस पर लगाते हैं। देखिए, एमसीबी का जो ऑपरेशन हमने बताया कि एमसीबी जो होता है थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन पर कार्य करता है। इसके बारे में अगर पूरी बात इसको बताएं तो जो आपका एमसीबी होता है, ध्यान से देखिए, जो आपका एमसीबी होता है वो दो प्रकार के अरेंजमेंट पर क्या करता है, इसका ऑपरेशन होता है। देखिए, पहला क्या होता है, पहला यह होता है कि ओवर करंट के कारण जो थर्मल इफेक्ट होता है उसके कारण, और दूसरा है कि ओवर करंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। कहने का मतलब एमसीबी जो होता है 2 प्रकार के अरेंजमेंट होता है ऑपरेशन का, उस पर काम करता है। पहला होता है ओवर करंट के थर्मल इफेक्ट के कारण, और दूसरा होता है ओवर करंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। अब बात ये आती है कि एमसीबी का थर्मल ऑपरेशन कब प्राप्त किया जाता है। तो आपको बता दें, एमसीबी आपने देखा होगा, तो जो एमसीबी होता है उसमें आपको पता होगा कि एक बाईमेटालिक स्ट्रिप लगा होता है। मतलब एमसीबी का थर्मल ऑपरेशन जो होता है वो बाईमेटालिक स्ट्रिप के साथ प्राप्त किया जाता है। अब होता क्या है, जब भी एमसीबी की थ्रो हम क्या होता है, लगातार ओवर करंट फ्लो होता है। मतलब कि एमसीबी पर जब ओवर करंट फ्लो होता है तो बाईमेटालिक स्ट्रिप कहने का जो द्विधाती पट्टी होती है वो हीट हो जाती है, और हीट होकर क्या होती है, बेंट हो जाती है, जिससे आपका बाईमेटालिक स्ट्रिप जो होता है क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट मतलब विक्षेपित हो जाता है। अब यह डिफ्लेक्शन जो होता है यह क्या करता है, एक मैकेनिकल लैच क्या करता है, रिलीज करता है। और यह मैकेनिकल लैच जो होता है यह ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से अटैच होता है, और यह एमसीबी के कॉन्टैक्ट को ओपन कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो एमसीबी होता है वह थर्मल या मैग्नेटिक ऑपरेशन पर काम करता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एमसीसीबी का आपको पूरा नाम पता होगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। यह काम करता है, आपको हमने बता दिया कि एमसीबी जो होता है थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन पर काम करता है। अब आप बताइए कि एमसीसीबी जो होता है वह किस ऑपरेशन पर या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन पर, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, तीसरा है सेल्फ इंडक्शन पर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा, जो सर्किट ब्रेकर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो गया या फिर मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर हो गया, ये दोनों ही क्या होते हैं, थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन पर
काम करते हैं। तो इसमें भी पहला ऑप्शन जो है वो सही है। तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि एमसीबी हो या एमसीसीबी, दोनों ही थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन पर काम करते हैं। अगर इसको डिटेल में समझना है तो आप समझ लीजिए कि एमसीबी का जो ऑपरेशन होता है वह दो प्रकार के अरेंजमेंट, कितने प्रकार के, दो प्रकार के अरेंजमेंट पर काम करता है। जो पहला अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है कि ओवर करंट के थर्मल इफेक्ट के कारण, और दूसरा जो होता है ओवर करंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। ये दोनों इफेक्ट को मिला के ही यहाँ पर नाम दिया गया है, जो ये नाम देख रहे हैं यहाँ पे, थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन। क्योंकि दो प्रकार के अरेंजमेंट पर यह काम करता है, इसलिए जो हम कहेंगे कि एमसीसीबी जो होता है आपका वो थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन पर काम करता है। बाकी आपको याद रखना है कि यह दो प्रकार के अरेंजमेंट होता है, उस ऑपरेशन पर काम करता है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कॉन्टैक्टर के किस टर्मिनल की सहायता से कॉन्टैक्टर को बंद या चालू किया जाता है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि कॉन्टैक्टर से ही सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो कॉन्टैक्टर से अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत रिपीटेड हो चुके थे। तो यहाँ पर हमने कुछ न्यू क्वेश्चन बनाए हैं कॉन्टैक्टर से संबंधित, वो आपके सामने है। तो क्वेश्चन है कि कॉन्टैक्टर के किस टर्मिनल की सहायता से कॉन्टैक्टर को बंद या चालू किया जाता है। तो आपको पता है वो कॉन्टैक्टर में कितने प्रकार के टर्मिनल होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि कॉन्टैक्टर कॉइल टर्मिनल की सहायता से, दूसरा है पावर टर्मिनल की सहायता से, तीसरा है कंट्रोल टर्मिनल की सहायता से, और चौथा है स्विच टर्मिनल की सहायता से। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि कॉन्टैक्टर जो होता है उसके किस टर्मिनल की सहायता से कॉन्टैक्टर को हम ऑन या ऑफ करते हैं। तो आपको बता दें, कॉन्टैक्टर को जो होता है जहाँ से सप्लाई दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्टर कॉइल टर्मिनल बोलते हैं। तो उसी से क्या करते हैं हम, कॉन्टैक्टर को चालू या बंद करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें सही है। और जो कॉन्टैक्टर कॉइल टर्मिनल होता है, अगर आप कॉन्टैक्टर देखेंगे तो वहाँ पर दो पॉइंट बने होते हैं जिसका नाम होता है A2 और A1, और वहाँ पर लिखा रहता है 230 वोल्ट सिंगल फेज AC सप्लाई या जो भी रहता है। मतलब जो A2 A1 होता है वह यह बताता है कि इसको कितना सप्लाई देना है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉइल टर्मिनल बोलते हैं। कॉन्टैक्टर का कॉइल टर्मिनल जो होता है मेन पार्ट होता है, इसी की सहायता से हम कॉन्टैक्टर को चालू या बंद करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका वो सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉन्टैक्टर ऐड ऑन ब्लॉक का प्रयोग कब करते हैं। जिन्होंने भी कॉन्टैक्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, उन्हें पता होगा कि कॉन्टैक्टर में ऐड ऑन ब्लॉक का प्रयोग कब किया जाता है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कि जब कॉन्टैक्टर के सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं तब करते हैं, या फिर जब कॉन्टैक्टर को चालू या बंद करते हैं तब करते हैं, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहला ऑप्शन तो पहले, इसमें लास्ट ऑप्शन देखिए बिल्कुल गलत है कि इनमें से कोई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा ऑप्शन दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो दो ऑप्शन बचे हैं आपको, इसमें आंसर बताइए आप लोग कि कॉन्टैक्टर ऐड ऑन ब्लॉक का प्रयोग कब करते हैं। देखिए, आपको बता दें, इसमें जो पहला ऑप्शन सही है वो सही है, जब कॉन्टैक्टर के सारे पॉइंट खत्म हो जाते हैं। देखिए, जो कॉन्टैक्टर होता है उसमें कुछ क्या होते हैं, सहायक कॉन्टैक्ट होते हैं, कुछ मेन कॉन्टैक्ट होते हैं। जब ये कॉन्टैक्ट खत्म होते हैं और हमें अधिक कॉन्टैक्ट की आवश्यकता होती है, या फिर हम कहें कि जब हमें अधिक पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कॉन्टैक्टर के ऊपर एक ऐड ऑन ब्लॉक लगा देते हैं, जिससे हमको क्या होता है, एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कॉन्टैक्टर को कंट्रोल किया जाता है, किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है टाइमर से, दूसरा है रिमोट पुश बटन से, तीसरा है थर्मोस्टेट से, और चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो अब कई लोगों को इसका आंसर पता होगा, कॉन्टैक्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, जो कॉन्टैक्टर होता है उसको हम मैनुअली हाथ से भी क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं कॉन्टैक्टर को, या फिर रिमोट पुश बटन, आप रिमोट पुश बटन की सहायता से भी ऑन कर सकते हैं। या फिर अगर आप इन चीज़ों से नहीं कर कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप ऑटोमेटिक डिवाइस जैसे मान लीजिए जैसे आपका टाइमर हो गया, या फिर क्या हो गया, रिमोट पुश बटन हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, तो इन सब चीज़ों से भी क्या कर सकते हैं, हम कॉन्टैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं, जैसे आपने एक स्विच देखा होगा, तो स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए हमको वहाँ पर जाना पड़ता है स्विच के पास, फिर वहाँ से हाथ से ऑन ऑफ करना पड़ता है। इसमें कोई हम टाइमर या फिर और कुछ नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो कॉन्टैक्टर होता है उसको आप हाथ से ही, मतलब मैनुअली, या फिर रिमोट पुश बटन, या फिर कोई भी ऑटोमेटिक डिवाइस ले लीजिए, उसके सहायता से भी हम कॉन्टैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 करा है
क्या कॉन्टैक्टर फॉल्ट करंट को इंटरप्ट कर सकता है? आप लोग बताइए, कॉन्टैक्टर जो होता है फॉल्ट करंट को इंटरप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो आपको बता दें, कॉन्टैक्टर में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं होती है जिससे वो फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करे। कॉन्टैक्टर का काम क्या होता है? देखिए, कॉन्टैक्टर का काम बेसिकली ये होता है कि ये क्या करता है, कॉन्टैक्ट को ओपन या क्लोज करता है, या फिर हम कहें कि मोटर को स्टार्ट या स्टॉप करता है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्टर का यह काम नहीं है कि वो फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करे। हाँ, आपको पता होगा जो सर्किट ब्रेकर होता है, वो सर्किट ब्रेकर काम है कि ये फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करे। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो नो, यह कॉन्टैक्टर का काम नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है कॉन्टैक्टर से ही ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग से अगर आप पढ़े होंगे कॉन्टैक्टर, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी भी है। देखिए, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो पहला देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कि फॉर ओपन एंड क्लोज द कॉन्टैक्ट, दूसरा ऑप्शन है फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप मोटर, और तीसरा है फॉर ओवरलोड प्रोटेक्शन, और चौथा है ए एंड बी। तो आप लोग बताइए, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्टर का प्रयोग क्यों करते हैं हम? मतलब कॉन्टैक्ट को ओपन या क्लोज करने के लिए पहला ऑप्शन, दूसरा या फिर मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, या फिर ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, या फिर इनमें से ए और बी, मतलब कि ए और बी दोनों। तो आपको बता दिए पहले हमने, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्टर जो होता है वो किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं देता है। हाँ, अगर आप कॉन्टैक्टर के साथ रिले वगैरह लगा देते हैं तो आपको मोटर को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके साथ आपको रिले लगाना होगा। तो जो इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्टर होता है इसका केवल इतना ही काम होता है, ये क्या करता है कि कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आप देखिए हमने लिखा है कॉन्टैक्ट को क्या करता है, ओपन और क्लोज करता है। या फिर इसका काम ये भी हो सकता है कि यह जो मोटर होता है उसको स्टार्ट और स्टॉप करता है। तो कहने का मतलब जो है, कॉन्टैक्टर जो होता है ये नहीं सेंस कर पाएगा कि जो आपका मोटर वगैरह है उसको रेटेड कंडीशन से अधिक लोड दिया जा रहा है कि नहीं। कहने का मतलब, अगर आप कोई कॉन्टैक्टर का प्रयोग किए हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मोटर है हमारा उसको अगर रेटेड कंडीशन से ज़्यादा लोड दिएंगे तो कॉन्टैक्टर हमारा प्रोटेक्शन करेगा, तो ऐसा नहीं है। कॉन्टैक्टर का कार्य केवल होता है कॉन्टैक्ट को ओपन और क्लोज करना, या फिर हम कह सकते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप करना। तो इसमें जो आपका चौथा वाला ऑप्शन से डी एंड बी वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि बाई मेटालिक थर्मल ओवरलोड रिले। अब जिन्होंने रिले पढ़ा होगा उनको पता होगा रिले में क्या होता है, बाई मेटालिक की स्ट्रिप दी जाती है, द्विधाती पत्ती दी जाती है। तो बताइए आप लोग, बाई मेटालिक थर्मल ओवरलोड रिले है, पहला ऑप्शन है कि वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है, पावर सेंसिंग डिवाइस है, प्रेशर सेंसिंग डिवाइस है, या फिर टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है। ये जो बायोमेट्रिक थर्मल ओवरलोड होता है वह किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका आंसर कई लोगों को पता होगा कि जिनको पता होगा कि बायोमेटालिक स्ट्रिप होता क्या है। देखिए, आप एमसीबी में भी हमने बताया कि बायोमेटालिक स्ट्रिप का क्या काम होता है। कि क्या होता है, जब ज़्यादा मतलब कि जब हीट पाकर या क्या होता है, जो बायोमेटालिक स्ट्रिप होता है, जैसे स्ट्रिप मान लीजिए कि ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है, ये हीट पाकर क्या होता है, बेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर को सेंस करता है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है, और इसका आंसर ये होगा कि जो बायोमेटालिक थर्मल ओवरलोड रिले है यह क्या होता है, एक प्रकार का यह टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सिग्नल देता है और बेंट होकर क्या करता है, ट्रिपिंग का सिग्नल दे देता है, जिससे हम क्या जिसमें भी बायोमेटालिक स्ट्रिप लगा होता है वह उसी हिसाब से कार्य करता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इसमें आपका सही है कि टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, ना कि वोल्टेज, प्रेशर या फिर पावर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि यदि मोटर का रेटेड करंट 14 एम्पियर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोटर का रेटेड करंट कितना दिया, 14 एम्पियर। तो स्टार्टर के अंदर कौन सी रिले का रेंज प्रयोग करना चाहिए? कहने का मतलब, अगर आपका मोटर जो है उसका रेटेड करंट 14 एम्पियर है तो आप स्टार्टर के अंदर कौन सी रिले का रेंज प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 14 से 23, और दूसरा है 9 से 15, और 6 से 10, या फिर इनमें से कोई भी। देखिए, इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर इस उद्देश्य से लगाना है कि आपका मोटर ठीक ठाक चले। मतलब कि वह रेंज बताइए इन तीनों में से कि आपका मोटर सही से चले, उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, उससे कोई दिक्कत उसमें ताकि ना हो। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन छोड़ के आप बताइए कौन सा सही है। कि मोटर का रेटेड करंट 14 एम्पियर है तो स्टार्टर के अंदर कौन सी रिले का रेंज प्रयोग करना चाहिए? देखिए, इसका आंसर जो सही ऑप्शन है इसमें
वो है 9 से 15 एम्पीयर। अब देखिए इसका आंसर ये 9 से 15 एम्पीयर क्यों सही है। देखिए पहला देखिए इसमें कि जो आपका सी वाला ऑप्शन है ये क्या दिया है कि 6 से 10 एम्पीयर। अब आप सोचिए कि मोटर का जो रेटेड करंट है वो कितना है, 14 एम्पीयर है। तो यहाँ पे 6 से 10 क्या है, बहुत कम है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और 14 से 23 है इसका। देखिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है वो क्या दिया है, 14 से 23 दिया है। तो 14 से 23 दिया है तो स्टार्टर के अंदर अगर हम इस रेंज का रिले का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, 14 से स्टार्ट होगा। अगर 14 पर कोई दिक्कत आता है तो 15 पे आप कर देंगे, फिर 16 पे कर देंगे, फिर 17 पे, फिर 18 पे। फिर एक टाइम आएगा कि जब आपका मोटर जो होगा वो 23 तक जाते जाते डैमेज हो जाएगा। तो फिर ये क्या होगा, ये नुकसानदायक वाली बात है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन भी गलत है। तो जो दूसरा ऑप्शन है देखिए यहाँ पे, देखिए जो दूसरा ऑप्शन 9 से 15 एम्पीयर, 9 से 15 एम्पीयर ये बिल्कुल सही है कि 14 रेटेड करंट कितना है, 14 एम्पीयर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्सिमम 15 तक। तो आप इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। 9 से 15 एम्पीयर के रेंज का हम रिले का प्रयोग करेंगे स्टार्टर के अंदर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लाइन सपोर्ट के लिए वोल्टेज की अधिकतम अनुमेय सीमा, अनुमेय सीमा हिंदी है, इसका मतलब होता है परमिसिबल लिमिट। तो आप बताइए कि लाइन सपोर्ट जो होता है, लाइन सपोर्ट क्या होता है, जो लाइन कंडक्टर को क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। लाइन सपोर्ट के लिए वोल्टेज की अधिकतम अनुमेय सीमा क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका 30 kV, दूसरा है 20 kV और तीसरा है 11 kV और चौथा है 44 kV। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो आपको बता दें जो लाइन सपोर्ट के लिए वोल्टेज की अधिकतम मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो होता है वो 20 kV होता है। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि आवासीय भवन से एलवी लाइन की न्यूनतम क्षैतिज क्लियरेंस, यहाँ पर गलती से हो गया, क्लियरेंस रहेगा। आवासीय भवन से एलवी लाइन की न्यूनतम क्षैतिज क्लियरेंस क्या है। पहला ऑप्शन है 0.6 मीटर और दूसरा है 0.9 मीटर और तीसरा है 1.2 मीटर और चौथा है 1.6 मीटर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, आवासीय भवन से एलवी लाइन की न्यूनतम क्षैतिज क्लियरेंस जो होती है वो मिनिमम 1.2 मीटर होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि 132 kV लाइन किसी आवासीय भवन के ऊपर से गुजरती है तो भवन की छत से मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस, आप समझ रहे हैं ना कि 132 लाइन है किसी आवासीय भवन के ऊपर से गुजरती है तो भवन की छत से, मान लीजिए भवन, ये भवन है तो इसकी भवन की छत से, ये छत वाला पॉइंट है, तो मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस कितना होगा। तो पहला ऑप्शन है 3 मीटर और दूसरा है 4.57 मीटर और तीसरा है 6.38 मीटर और चौथा है 9.27 मीटर। इसके लिए आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पढ़ना होगा। उसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो न्यूनतम क्लियरेंस जो होगा, वर्टिकल क्लियरेंस, वो 4.57 मीटर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि स्ट्रैंड प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन है डेड एंड, दूसरा है एट एनी इंटरमीडिएट एंकर टावर और तीसरा है ऑन स्ट्रेट रन्स और चौथा है ए और बी। तो जो स्ट्रैंड प्रकार का इंसुलेटर होता है आपको पता है उसका प्रयोग हम डेड एंड क्या होता है, जहाँ पर कोई वायर क्या होता है, एंड होता है, या फिर जहाँ पर कोई क्या होता है, टर्न लेता है वायर, उसको ही बोलते हैं डेड एंड। तो स्ट्रैंड प्रकार के इंसुलेटर जो होता है उसका प्रयोग हम डेड एंड पर भी कर सकते हैं और फिर या फिर इंटरमीडिएट एंकर टावर है तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है ए आर बी ये करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझने की कोशिश करिए। कहा है कि पोर्सिलीन इज प्रोड्यूस्ड बाय फायरिंग एट हाई टेम्परेचर ऑफ विच ऑल मिक्सर्स, मतलब जो पोर्सिलीन होता है, चीनी मिट्टी जिसे बोलते हैं, चीनी मिट्टी जो होता है हाई टेम्परेचर पर, मतलब पोर्सिलीन को प्रोड्यूस किया जाता है बाय फायरिंग के द्वारा एट हाई टेम्परेचर। पोर्सिलीन को हाई टेम्परेचर पर फायरिंग के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। वह किसका मिश्रण होता है, विच ऑल मिक्सचर्स, किसका मिश्रण होता है जो पोर्सिलीन बनता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है काओलिन और दूसरा है फेल्डस्पार और तीसरा है क्वार्टज और चौथा है इनमें से सभी।
तो इसका आंसर आप लोग बताना है कि पोर्सिलीन को हाई टेम्परेचर पर फायरिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि मिक्सचर होता है किसका किसका, काओलिन, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज या फिर इनमें से सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है कि पोर्सिलीन जो होता है इन तीनों का मिक्सचर होता है, जिसे हाई टेम्परेचर पर फायरिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, 15 कह रहा है कि 400 केवी एसी 400 केवी एसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए इंसुलेटर की एक स्ट्रिंग में, कहने का मतलब है एक स्ट्रिंग में डिस्क की संख्या की सीमा में है। मतलब कह रहा है कि 400 केवी का एसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, उसके लिए इंसुलेटर का जो स्ट्रिंग होता है उसकी एक स्ट्रिंग में कितना डिस्क होना चाहिए, उसका रेंज क्या है। तो पहला ऑप्शन है 32 से 33 डिस्क होना चाहिए, 22 से 23 या फिर 15 से 16 या फिर 9 या 10। तो इसमें देखिए जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, 22 से 23। अगर 400 केवी एसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है तो इसको उसके इंसुलेटर की एक स्ट्रिंग, जो एक स्ट्रिंग होती है उसमें डिस्क की संख्या 22 से 23 के रेंज में होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका अंडरवॉज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या फिर अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक केबल में 66 केवी तक के वोल्टेज के संचरण के लिए, एक केबल है 66 केवी तक का वोल्टेज का ट्रांसमिशन के लिए कितने कोर का उपयोग किया जाता है। केबल जो होता है आपका अगर 66 केवी तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए है तो कितने कोर का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सिंगल कोर, दूसरा है 2 कोर, तीसरा है 3 कोर और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि केबल जो है 66 केवी का है वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए कितने कोर का केबल होना चाहिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, 3 कोर का केबल उपयोग किया जाता है 66 केवी तक के वोल्टेज ट्रांसमिट करने के लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग फ्यूज तार के रूप में नहीं किया जा सकता। कौन सा धातु है जिसका उपयोग हम फ्यूज तार के उपयोग में नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन है कॉपर का, दूसरा ऑप्शन है आयरन का, तीसरा है सिल्वर का और चौथा है लीड टिन एलॉय का मिश्र धातु। एलॉय मतलब मिश्र धातु। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, कॉपर का प्रयोग नहीं कर सकते, आयरन का या फिर सिल्वर का या फिर लीड टिन एलॉय। तो आपको बता दें जो आयरन है इसमें सही ऑप्शन है, क्योंकि देखिए जो फ्यूज तार के लिए जो मेटल का प्रयोग करते हैं उसमें कई मतलब प्रॉपर्टीज़ है वो होनी चाहिए। जैसे कि आपका हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और उसका कास्ट भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए, लो रजिस्टिविटी होना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं कॉपर में और सिल्वर में पाई जाती हैं लेकिन आयरन में नहीं पाई जाती हैं। इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका आयरन, दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि सब स्टेशन के लिए SF6 सर्किट ब्रेकर को प्राथमिकता दी जाती है कितने केवी के लिए, 33 केवी के लिए, 11 केवी के लिए, 110 केवी के लिए या फिर 220 केवी के लिए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि सब स्टेशन के लिए SF6 सर्किट ब्रेकर को प्राथमिकता दी जाती है 33 केवी, 11 केवी, 110 केवी, 220 केवी। देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है कि 220 केवी के लिए हम क्या करते हैं, SF6 सर्किट ब्रेकर को प्राथमिकता दी जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि निम्न में से कौन कम वोल्टेज फ्यूज का उदाहरण है। निम्न में से कौन कम वोल्टेज फ्यूज का उदाहरण है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है कैट्रिज टाइप HRC फ्यूज या फिर लिक्विड टाइप HRC फ्यूज या फिर एक्सपल्सन टाइप HRC फ्यूज या फिर ड्रॉप आउट टाइप फ्यूज। तो बताइए आप लोग कौन इसमें से कौन सा फ्यूज है जो कम वोल्टेज फ्यूज होता है, कम वोल्टेज फ्यूज का है। देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है, ड्रॉप आउट फ्यूज जो है कम वोल्टेज फ्यूज का एग्जाम्पल है। देखिए ड्रॉप आउट फ्यूज की बात कर रहा है। इसमें जो ड्रॉप आउट फ्यूज होता है वो क्या होता है, यह एक प्रकार का, यह फ्यूज का एक ऐसा टाइप होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं आउटडोर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए।
जो आउटडोर ट्रांसफार्मर होता है, आउटडोर ट्रांसफार्मर, इसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप आउट टाइप फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि HRC फ्यूज हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, HRC फ्यूज आर यूज फॉर, HRC फ्यूज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा है डिस्टेंस प्रोटेक्शन के लिए, तीसरा है ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, चौथा है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। ये क्वेश्चन बेहद ही सरल है, लेकिन कई लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, HRC फ्यूज का प्रयोग क्यों करते हैं? ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, डिस्टेंस प्रोटेक्शन के लिए, ओवर करंट या फिर डिफरेंट पोटेंशियल के लिए। तो आपको बता दें HRC फ्यूज जो होता है, आपने पढ़ा होगा HRC फ्यूज का प्रयोग हम ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि रिवायरेबल फ्यूज हैज, रिवायरेबल फ्यूज होता है। पहला ऑप्शन है कि इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है लीनियर टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा है स्क्वायर लॉ टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए रिवायरेबल फ्यूज, जिसको पता है वो बताए कि रिवायरेबल फ्यूज का दूसरा नाम क्या है। रिवायरेबल फ्यूज को हम और क्या कह सकते हैं? देखिए रिवायरेबल फ्यूज को आपने सुना होगा किटकैट फ्यूज भी कहा जाता है। रिवायरेबल फ्यूज को ही हम किटकैट फ्यूज भी कहते हैं। और जो रिवायरेबल फ्यूज होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? रिवायरेबल फ्यूज जो होता है वो आपका इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो ही क्या है, सही है। देखिए जो किटकैट जो फ्यूज होता है, इसमें क्या होता है कि जब करंट क्या होता है एक्सीड करता है प्री डिफाइंड वैल्यू से, मतलब कि जो आपका वैल्यू पहले से डिफाइंड होता है, अगर करंट का मान उससे ज़्यादा होता है तब फ्लो ऑफ करंट जो है वो क्या होता है, कॉइल के द्वारा होता है। उसके बाद क्या होता है, जो फ्यूज होता है वो पिघल जाता है। तो इसी प्रकार से आपने किटकैट फ्यूज पढ़ा होगा, इसी प्रकार से यह काम करता है। एक बार इसको क्या कर सकते, इसकी खासियत क्या होती है कि इसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि एक बार अगर फ्यूज जो उड़ जाता है तो उसके बाद हम रीयूज कर सकते हैं। इसके स्थान पर क्या करते हैं, नया फ्यूज एलिमेंट लगा देते हैं, तो इसको हम रीयूज कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके प्रदीप्ति मतलब इल्यूमिनेशन को मापा जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके प्रदीप्ति को मापा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मिली वोल्ट मीटर का प्रयोग करके, दूसरा है स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग करके, तीसरा है लक्स मीटर का, और चौथा है पीएच मीटर का। देखने में भले ही आपको ऑप्शन पता चल गया हो कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि कौन मतलब किसका प्रयोग करते हैं हम इल्यूमिनेशन को मापते हैं। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो कई लोगों को पता होगा कि लक्स मीटर का प्रयोग करके हम इल्यूमिनेशन को मापते हैं। देखिए जब क्या होता है, जब लाइट, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये मान लीजिए लाइट है, यहाँ पर जब क्या होता है लाइट क्या होता है किसी मान लीजिए सरफेस है, जब लाइट होता है किसी सरफेस पर पड़ता है, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। और इसको डिफाइन करते हैं हम ई से। अब जो आपका ये लक्स मीटर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो लक्स मीटर है एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है। ये क्या करता है, ब्राइटनेस को क्या करता है, मेजर करता है, मतलब ब्राइटनेस को यह मापता है जो कि किसी सरफेस पार्टिकुलर एरिया, मतलब मान लीजिए जो यहाँ पे ब्राइटनेस आ रही है ये इतने सरफेस पर पड़ रही है, यहाँ पर इतने सरफेस पर पड़ रही है, मान लीजिए ये सरफेस जो है ए है। तो मतलब कि जो लक्स मीटर जो यहाँ पे दिख रहा है, जो लक्स मीटर एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है जो कि किसी पार्टिकुलर एरिया पर जो मतलब कि लाइट पड़ता है उसके ब्राइटनेस को क्या करता है, मेजर करता है। अगर फार्मूला की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि ई बराबर होता है F/A, जहाँ पर ए क्या होता है, पार्टिकुलर एरिया होता है। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके इल्यूमिनेशन चैप्टर के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वांटिटी और यूनिट दिए गए हैं, और आपका जो ईडीडी सेकंड है उसमें लाइटिंग स्कीम जो चैप्टर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इल्यूमिनेशन का यूनिट लक्स होता है, फिर इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडला होता है। लुमिनेंस का यूनिट क्या होता है, कैंडला पर स्क्वायर मीटर होता है। और लाइट का क्या होता है, ल्यूमेन पर हावर होता है। ल्यूमिनेंस फ्लक्स का क्या होता है, लूमेंस होता है। तो
तो ल्यूमेन और इल्यूमिनेशन, लुमिनिसिटी, इंटेंसिटी, इन सब में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप याद रखिए कि कौन सा क्वांटिटी का क्या यूनिट होता है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है कि फ्लोरेसेंट लैंप जो होता है उसका प्रारंभिक ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। फ्लोरेसेंट लैंप का प्रारंभिक ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। तो पहला ऑप्शन है 240 वोल्ट, 230 वोल्ट, 1100 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट। तो फ्लोरेसेंट लैंप का आरंभिक वोल्टेज जो होता है वो होता है 1100 वोल्ट। अब देखिए क्या है ये इसका प्रारंभिक ऑपरेटिंग वोल्टेज। मतलब जैसे मान लीजिए कोई लैंप है तो इसको हम अगर एक बार ही लाइट देंगे ना, एक बार इसको क्या कनेक्शन कर देंगे तो जलने लगेगा। लेकिन फ्लोरेसेंट टाइम पे ऐसा नहीं होता है, इसका प्रारंभिक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। फिर देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जो फ्लोरेसेंट लैंप होता है आपका, जो फ्लोरेसेंट लैंप होता है इसमें एक फ्लोरेसेंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। और जो फ्लोरेसेंट स्टार्टर कहने का मतलब जो फ्लोरेसेंट स्टार्टर होता है, जो फ्लोरेसेंट स्टार्टर है एक प्रकार का यह टाइम डिले स्विच होता है। जो ये टाइम डिले स्विच है यह 1 या 2 सेकंड बाद ओपन होता है। जब यह क्या होता है, ओपन होता है, तो वोल्टेज जो होता है ट्यूब के अक्रॉस जो होता है फ्लो करता है। और यह क्या करता है, जो इसमें क्या होते हैं उसको क्या करते हैं, वहाँ पे जो वेपर होते हैं उसको क्या करता है, आयनाइज करता है। और आपको पता होगा कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में हम ब्लास्ट का प्रयोग करते हैं। और ब्लास्ट का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हम करंट को लिमिट कर सकें। तो यहाँ पे फ्लोरेसेंट लैंप का जो प्रारंभिक ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा वो 1100 वोल्ट होगा। तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि द परमिसिबल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। परमिसिबल फ्रीक्वेंसी जो है कितना होता है, परमिसिबल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग। तो आपको बता दें जो परमिसिबल मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी रूल है 1956 का, उसके अकॉर्डिंग जो परमिसिबल रेंज है ग्रिड फ्रीक्वेंसी का वो कितना होता है, 3% होता है। और 3% का मतलब कितना हर्ट्ज, कम से कम 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज मान लीजिए, या फिर 48.5 हर्ट्ज, इतना कुछ होता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट आईई रूल को मेंशन किया है, आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आईई रूल 50 हो गया है, वो किससे संबंधित है, सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी, मतलब कि सप्लाई और ऊर्जा के उपयोग से संबंधित है। रूल नंबर 54 की बात करें तो डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर से संबंधित है। और तीसरा देखें अगर रूल नंबर 55 की बात करें तो ये डिक्लेयर्ड वोल्टेज नहीं, डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी आप सप्लाई टू द कंज्यूमर। रूल नंबर 30 यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस लाइन से संबंधित है एंड अपैरेसेस ऑन कंज्यूमर परमिसेस। और रूल नंबर 39 की बात पर केबल प्रोटेक्टेड बाई बिटुमिनस मटेरियल। और रूल नंबर 51 की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और रूल नंबर 73 भी देख सकते हैं सप्लाई टू एक्सरे एंड हाई फ्रीक्वेंसी इंस्टॉलेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आईई रूल है, केवल 2-4 शब्द में याद करना है कि कौन सा रूल किससे संबंधित है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, ये आपको पता होगा कि अर्थिंग के लिए हम नमक या लकड़ी का कोयला, जिसे चारकोल भी बोला जाता है, आदि को हम मिट्टी में मिलाते हैं। कहने का मतलब जैसे प्लेट अर्थिंग हो गया, पाइप अर्थिंग हो गया, या फिर जो भी अर्थिंग है उसमें क्या करते हैं, अर्थिंग जब करते हैं तो उसमें लकड़ी का कोयला और नमक लकड़ी के कोयले को चारकोल भी कहा जाता है, उसको क्या करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। तो आप लोग बताइए इसको मिलाया क्यों जाता है। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की परमेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज द इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, सॉइल की इंडक्टिव प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द रजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की मतलब मिट्टी की, मृदा की रजिस्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। और चौथा है डिक्रीज द रजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल, मृदा की रजिस्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए। तो आप लोग बताइए जल्दी से कि अर्थिंग में नमक, लकड़ी का कोयला आदि को मिट्टी के साथ क्यों मिलाया जाता है। तो आपको पता है कि अर्थिंग के लिए हमेशा हमको लो रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, डिक्रीज द रजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल, मतलब कि मृदा की रजिस्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए हम अर्थिंग में नमक, लकड़ी का कोयला आदि को मिलाते हैं। और आपको ये पता होगा कि नमक और लकड़ी का कोयले की मात्रा लगभग, जैसे लकड़ी का कोयला 10 kg है तो नमक की मात्रा 10 kg होगी। इसके लगभग क्या होता है, जनरली हम यही 10 kg नमक और 10 kg लकड़ी के कोयले को मिलाते हैं अर्थिंग करते टाइम। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्लैट वायरिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्लैट वायरिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है निरीक्षण, परिवर्तन और जोड़ आसानी से किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है स्थापना और निराकरण आसान है। तीसरा ऑप्शन है यह बहुत सस्ता है और इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। और चौथा जो है इसका उपयोग अस्थायी तारों के लिए किया जाता है। तो आपको जो पता ही होगा कि जिसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, कथन सत्य नहीं मतलब गलत है। देखिए आपको पता होगा जो क्लीट वायरिंग होता है उसका प्रयोग जो होता है अस्थायी तारों के लिए नहीं किया जाता है, मतलब अस्थायी वायरिंग के लिए नहीं किया जाता है। तो इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है यही करेक्ट है। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा, इस इमेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा वायरिंग किस मतलब टेम्प्रोरी होता है, कौन सा परमानेंट होता है। जैसे कि फ्लेक्सिबल वायरिंग हो गया तो ये टेम्प्रोरी होता है, क्लीट वायरिंग हो गया ये भी टेम्प्रोरी होता है, केसिंग केपिंग ये परमानेंट होता है, बैटन वायरिंग परमानेंट होता है, पीवीसी वायरिंग हो गया वो भी परमानेंट होता है, कंड्यूट पाइप वायरिंग ये भी परमानेंट होता है, कंसील्ड वायरिंग ये भी परमानेंट होता है। जो क्लीट वायरिंग होता है वो टेम्प्रोरी होता है और आपके ऑप्शन में बोला गया है कि यह परमानेंट होता है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है यही वाला ऑप्शन वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि किसमें अधिक कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब जो वायरिंग में जो लेबर्स वगैरह होते हैं किस वायरिंग में लेबर को हाई स्किल्ड मतलब होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है टीआरएस वायरिंग में, या फिर कंड्यूट वायरिंग में, या फिर केसिंग केपिंग वायरिंग में, या फिर बोथ कंड्यूट एंड केसिंग केपिंग दोनों। तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लीट वायरिंग होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्लीट वायरिंग है उसके लिए सेमी स्किल्ड मतलब बहुत ज़्यादा स्किल नहीं रहेगा लेबर को तब भी चलेगा। और केसिंग केपिंग वायरिंग जो होता है हाईली स्किल्ड, मतलब केसिंग केपिंग वायरिंग के लिए जो हाईली स्किल्ड जो उच्च मतलब जिसको उच्च स्किल हो, हाई स्किल हो, वही क्या करता है केसिंग केपिंग वायरिंग करता है। और सीटीएस या टीआरएस वायरिंग की बात करें तो वो अगर स्किल्ड है तो भी चलेगा। और लीड सेथेड वायरिंग के लिए भी स्किल्ड, और मेटल कंड्यूट वायरिंग के लिए भी हाईली स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। और पीवीसी कंड्यूट वायरिंग के लिए स्किल्ड की आवश्यकता होती है, स्किल्ड रहेगा तो भी चलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं अब हम। तो ऑप्शन देखिए इसमें जो हो गया अत्यधिक कुशल श्रम की, तो टीआरएस हो गया, कंड्यूट हो गया, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है। दोनों में ही क्या है कि हाई स्किल्ड चाहिए, तो इसमें चौथा ऑप्शन कंड्यूट एंड केसिंग केपिंग। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कंड्यूट के लिए भी हाई स्किल चाहिए और केसिंग केपिंग के लिए भी, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायरिंग में सिस्टम में खराब स्थायित्व है सॉरी कहने का मतलब है कि कौन सा वायरिंग है जिसमें पुअर ड्यूराबिलिटी मतलब टाइम ज़्यादा उसका जो कार्यकाल है वो ज़्यादा नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है क्लीट वायरिंग, दूसरा है लीड सेथेड वायरिंग, और तीसरा है कंड्यूट वायरिंग, और चौथा है सीटीएस वायरिंग। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि किस वायरिंग सिस्टम में पुअर ड्यूराबिलिटी है। तो इसका आंसर बता देते हैं आप लोगों को। इसका आंसर है क्लीट वायरिंग की जो ड्यूराबिलिटी है वो सबसे कम होती है। साथ में और जो वायरिंग है यहाँ पर लेड सीथेट हो गया, कंड्यूट हो गया, सीटीएस हो गया, इनकी भी ड्यूरेबिलिटी के बारे में बता देते हैं। देखिए जो आपका क्लीट वायरिंग होता है इसका कॉस्ट जो होता है वो कम होता है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सबसे कम ड्यूरेबिलिटी क्लीट वायरिंग का होता है। लेबर की बात करें तो कम स्किल्ड रहेगा तो भी चलेगा, मतलब कि कम स्किल्ड लेबर किसी भी वायरिंग कराया जा सकता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन की बात करें तो किसी प्रकार की मैकेनिकल प्रोटेक्शन नहीं होता है। और वोल्टेज की बात करें तो अप टू 250 वोल्ट तक इसके वायरिंग के लिए किया जा सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड रेटिंग फॉर अ 5 एम्पियर 3 पिन सॉकेट आउटलेट इन एस्टिमेटिंग करंट फ्लो। कि रिकमेंडेड रेटिंग पूछ रहा है अगर 5 एम्पियर 3 पिन सॉकेट आउटलेट है तो
तो इस देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 300 वाट, दूसरा 1000 वाट और चौथा है, तीसरा है 60 वाट और चौथा है 100 वाट। तो आप लोग इस रिकमेंडेड रेटिंग बताइए 5 एम्पीयर 3 पिन सॉकेट के लिए। देखिए इसका सल्यूशन हम आपको बता देते हैं। देखिए जो रेजिडेंटल बिल्डिंग वगैरह होता है उसमें वहाँ पर स्टैंडर्ड एसी सप्लाई आपको पता होगा कि वो कितना होता है, 230 वोल्ट होता है। ठीक है, इसका सॉल्व करते हैं पहले। और इसका जो रेजिडेंटल बिल्डिंग हो गया, मतलब कि आवासीय बिल्डिंग हो गया, वहाँ पर सप्लाई कितनी आती है, 230 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है। तो आपको यहाँ पर सॉकेट दिया है कितना, 5 एम्पीयर, रेटिंग कितना है, 5 एम्पीयर 3 पिन सॉकेट है। तो हमारे पर अगर लोड की बात करें तो लोड हम कैसे निकालेंगे, लोड इक्वल हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट रेटिंग। तो वोल्टेज कितना है आपका, वोल्टेज जो है 230 और गुड़े 230 गुड़े और जो कितना एम्पीयर है, 5 एम्पीयर, 230 गुड़े 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 230 गुड़े 5 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1150 वाट। तो मतलब 1150 ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन इसके लगभग 1000 वाट जो है इसमें, वो ऑप्शन सही होगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि लाइटिंग सर्किट में विभिन्न प्रकार के स्विच का उपयोग किया जा रहा है। ये बात पता है कि लाइटिंग सर्किट में विभिन्न प्रकार के स्विच का उपयोग किया जा रहा है। तो आप बताइए कि स्टेयर केस, इसकी हिंदी आपको पता होगा कि स्टेयर केस वायरिंग के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है। पहला है 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, बैट स्विच, पुश स्विच। स्टेयर केस वायरिंग शायद सीढ़ी से संबंधित है, कन्फ्यूजन है इसमें। आप लोग बताइए कि लाइटिंग सर्किट में विभिन्न प्रकार के स्विच का उपयोग किया जा रहा है, स्टेयर केस वायरिंग के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो 2 वे स्विच का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए सही बात है कि स्टेयर केस को सीढ़ी केस वायरिंग भी बोला जाता है। देखिए स्टेयर केस वायरिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं। इस लाइटिंग सर्किट में 2 स्विच एक लैंप को 2 अलग अलग स्थिति से नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि 2 स्विच होता है, 2 स्विच एक लैंप को अलग अलग स्थितियों से नियंत्रित कर सकते हैं। इन 2 स्विचों को अलग अलग स्थितियों में संचालित किया जा सकता है, ये सीढ़ियों के ऊपर या नीचे, कमरे के अंदर या बाहर, या फिर 2 तरफा बेड स्विच आदि के रूप में। तो 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन होगा वो यहाँ पर 2 वे स्विच जो है वो करेक्ट है। देखिए ये वीडियो जो है थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो क्या है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। बाकी देखिए अब ये वीडियो अभी हम अपलोड करेंगे तो इसका जो क्विज है, आपको टाइम बता दे रहे हैं 9:30 बजे। इन्हीं जितने भी क्वेश्चन हैं इसका क्विज होगा। और क्विज जो होगा मतलब कि टेलीग्राम क्विज नहीं होगा, मतलब आप लोगों को हम लिंक देंगे क्विज अटेम्प्ट करने के लिए। आप उस क्विज को क्या करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आप अच्छे से क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम जो आपका क्विज होगा उसमें 30 क्वेश्चन ही होगा, लेकिन यही क्वेश्चन होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।